I hope you can see the screen. Great. So, jumping right into the topic, right? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है। आप में से काफी लोगों को पता होगा कि 1986 में सबसे पहली नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन लॉन्च हुई थी, और उसके बाद उसका रिवीजन 1992 में हुआ था। तो आफ्टर 28 years, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका ड्राफ्ट जो है वो लॉन्च हुआ। द ब्रेन चाइल्ड वॉज डॉक्टर कस्तूरी रंगन। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको पढ़ें। एक 60 पेज डॉक्यूमेंट है जिसमें काफ़ी चीज़ें आउटलाइन की गई हैं कि पूरा जो एजुकेशन अप्रोच होगा पॉलिसी लेवल से लेकर ग्राउंड तक का, वो कैसा होना चाहिए, राइट फ्रॉम प्री किंडरगार्टन ऑल द वे अप टू प्रोफेशनल एजुकेशन। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है ये। आप में से काफ़ी लोगों ने इसके ये पढ़ा भी होगा। इसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी नए रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाए गए हैं। इसमें काफ़ी स्ट्रक्चर्स बदले गए हैं। मैं एक स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा इधर, जो कि है कोडिंग। कोडिंग जो वर्ड है ये पहले कभी भी एनईपी में नहीं था। थोड़ा बहुत सुनते थे इसका, बिकॉज काफ़ी सारे नेशंस में, यूएस में, यूके में, सिंगापुर में ये 8-9 साल से चल रहा था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री आर सपोज टू टीच कोडिंग टू स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रेड 6। अब ये समझना ज़रूरी है कि पहले ये क्यों हुआ, और जो वर्ड कोडिंग है ये है क्या, इसका मतलब क्या है, ये कहाँ से आया, ये क्यों ज़रूरी है, ये किसके लिए है, और एज टीचर्स, एज एजुकेटर्स जो सिस्टम से जुड़े हैं, हम कैसे इसको अप्रोच करें, राइट। तो सबसे पहले एक सवाल है आप सब लोगों के लिए। आप सोच सकते हैं कि कोडिंग क्यों पढ़ाया जाए बच्चों को। क्या हम कोडिंग इसलिए पढ़ाएं ताकि बच्चे इंजीनियर बने, बच्चे कोडर्स बने? जनरली ऐसा ही समझते हैं लोग कि कोडिंग सिर्फ इसीलिए पढ़ाया जाए ताकि बच्चे इंजीनियर या कोडर बन जाए। लेकिन मैं थोड़ा इसमें और डिटेल में जाऊंगा, जो कि पूरा हमारा सेशन रहेगा बेसिकली, कि कोडिंग एक्चुअली है क्या। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको ये भी समझ आएगा कि इसका प्रायोरिटाइजेशन या इसका मेंशन क्यों किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग या कोडिंग जिसको बोलते हैं, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। कंप्यूटर्स ही ज़्यादा पुराने नहीं हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड से थोड़ा कंप्यूटर्स का यूज़ चालू हुआ था स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए। 1970s, 80s और 90s में पर्सनल कंप्यूटर्स लॉन्च हुए। वो भी काफ़ी वाइड स्प्रेड नहीं थे। लेकिन प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी पुराना है, ये कंप्यूटर्स से भी बहुत पुराना है। बेसिकली इट इज़ सो ओल्ड, इट इज़ फंडामेंटल टू ह्यूमंस। इनफैक्ट हम सिंपली ऐसा बोलते हैं कि अगर आप चाय बनाना जानते हैं, अगर आपको चाय बनानी आती है, तो आपको प्रोग्रामिंग भी आ जाएगी, राइट। तो अब ये समझेंगे कि ये लिंक क्या है, ये इतनी ओल्ड कैसे है और ये चालू कैसे हुई। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा इधर पे। हमारे जेएनके में ही, अगर आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, कारपेट वीविंग बहुत फेमस क्राफ्ट है, राइट। तालीम करके एक कोडिंग स्क्रिप्ट या लैंग्वेज है। आई एम नॉट श्योर आप में से हाउ मेनी ऑफ यू वुड नो, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू वुड आल्सो नो। ये जो तालीम है, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और ये कोडिंग से कैसे जुड़ा है वो थोड़ी देर में समझेंगे। तो आपने जो कारपेट्स देखे होंगे, राइट, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइंस और पैटर्न्स रहते हैं, काफ़ी कलरफुल डिज़ाइंस रहते हैं, उसमें अलग अलग शेप्स, अलग अलग इंस्पिरेशंस लेते हैं नेचर से, एनवायरनमेंट से। ये जो कारीगर है वो कैसे इस चीज़ को बना पाता है, राइट। काफ़ी लोग ऐसा समझेंगे कि जैसे बच्चे ड्राइंग करते हैं, है ना,
पेपर पे, तो पहले ये लाइन ड्रॉ की, फिर ये लाइन ड्रॉ की, देखते हैं कैसे बनेगी पेंटिंग, राइट। लेकिन जब आप एक कारपेट बना रहे हैं तो आप ऐसे नहीं अप्रोच करेंगे इसको। कारपेट को बनाने से पहले जो कारीगर है उसका एक स्क्रिप्ट रहता है, एक एल्गोरिदम रहता है, इसको तालीम कहते हैं। ये बेसिकली एक कोडिंग लैंग्वेज थी, जो कि काफी स्पेसिफिक थी कश्मीर में, इनफैक्ट अभी भी यूज होती है बट काफी कम यूज होती है, विच वॉज डेवलप्ड ताकि कारपेट बनाने से पहले ही आप पेपर पे अपना डिजाइन लिख लें और आपको समझ आ जाए कि क्या बनने वाला है, वो जो फाइनल शेप है, जो फाइनल डिजाइन है, वो कैसी दिखेगी या कैसा दिखेगा। तो ये भी कोडिंग है एक हिसाब से, राइट। आपने एक कोड लिखा, आपने एक प्लान लिखा, उसके जरिए आपने कोई चीज बनाई। आप किचन में जाते हैं, कोई भी चीज, कोई भी रेसिपी बनाते हैं, राइट, उसके स्टेप्स होते हैं, उसका एल्गोरिदम होता है, राइट, तो वो भी कोडिंग ही है। तो कोई भी चीज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जिसमें हम लोग स्टेप्स फॉलो करते हैं, जिसमें हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो कोडिंग ही है। अब इसमें एक प्रोसेस आ जाता है, दो चीजें होती है कोडिंग में, एक तो प्रोसेस है, एल्गोरिदम है, दूसरा है जो आप एक्चुअल कंप्यूटर में कोड करते हैं, राइट। इनफैक्ट कोडिंग की डेफिनेशन ही यही है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द एल्गोरिदम इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कोड। तो एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और प्रोसेस ह्यूमन से आता है, प्रोसेस कंप्यूटर से नहीं आता है। कंप्यूटर खुद से कोई चीज नहीं बना पाता, कंप्यूटर का कोई एंड ऑब्जेक्टिव नहीं होता जब तक हम इनपुट नहीं देंगे कंप्यूटर को। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। कोडिंग की इजाद इंसानों ने ही की, कंप्यूटर्स बाद में आए, और कोडिंग का जो लॉजिक है वो ह्यूमंस और इंसान ही देते हैं, राइट। तो एवरीथिंग इन आवर एवरीडे लाइफ, वेर एवर वी फॉलो अ प्लान, इन अ वे वी आर कोडिंग, इन अ वे वी आर यूजिंग लॉजिक। तो अब मशीन्स पे आते हैं, राइट। मशीन्स पे अगर हम कोड करें, या कंप्यूटर्स पे जो हम कोड करते हैं, उसमें भी यही प्रोसेस है। उसमें आप पहले अपना स्क्रिप्ट या प्लान लिखते हैं और उसी चीज को कंप्यूटर में फीड करते हैं, और कंप्यूटर उसी प्लान को, जो आपका प्लान है, वो एग्जीक्यूट करेगा, राइट। जैसे मान लीजिए मैथ्स में फॉर्मूलाज रहते हैं, राइट, काफी टीचर्स मैथ्स पढ़ाते हैं। तो फॉर्मूला में आप इनपुट करते हो वैल्यूज, वेरिएबल्स की, या जो भी वैल्यूज होंगे, राइट, और उस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद आपके पास एक आउटपुट आता है, राइट। वही चीज कंप्यूटर भी करता है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में। और ढेर सारी लैंग्वेजेस है दुनिया में, आई थिंक देयर आर मोर देन 1100 लैंग्वेजेस, और प्रोबेबली मोर, correct me if I'm wrong. So all of these languages are used for different applications, अलग अलग applications के लिए यूज की जाती हैं। इंडस्ट्री में कोई इंडस्ट्री माइनिंग की होगी, वो अलग टाइप की एप्लीकेशन यूज करेगी, कोई इंडस्ट्री वेबसाइट डेवलपमेंट में होगी, वो अलग टाइप की कोडिंग लैंग्वेज यूज करेगी। डिपेंड करता है कि आपका एंड आउटकम, एंड गोल क्या है, राइट। तो वापस आते हैं एनईपी पे। तो एनईपी ने फोकस किया है कंप्यूटेशनल थिंकिंग पे। और कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है? कंप्यूटेशनल थिंकिंग यही है, ये जो एल्गोरिदम है, ये जो आप प्लान बनाते हैं, राइट। अगर आप कोई भी चीज करते हैं, मान लीजिए आप चाय बनाते हैं, राइट, तो आप डायरेक्टली पतीले में तो चीनी नहीं डालेंगे ना, एक प्रोसेस फॉलो करेंगे आप, राइट। तो वो प्रोसेस को समझना, उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करना, किसी प्रॉब्लम को तोड़ना, किसी प्रॉब्लम को समझना, जोड़ना, ही कंप्यूटेशनल थिंकिंग है। तो एनईपी पे काफी फोकस है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का। अब ये जो चीजें हैं, ये सिर्फ कंप्यूटर्स के लिए रिलेटेड नहीं है। आप कोई सी भी एग्जांपल ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, हर एक सब्जेक्ट में बच्चे को लॉजिक, हर एक सब्जेक्ट में बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। मैथ्स में आप कुछ प्रॉब्लम दे देते हैं, आप बच्चे को ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं, कैसे का स्ट्रक्चर होता है। लेटर लिखने के लिए बोलते हैं बच्चों को, लेटर का एक स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो ऐसा ना समझे कि कोडिंग सिर्फ टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। कोडिंग इज समथिंग वी डू इन आवर एवरीडे लाइफ। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज द वे कंप्यूटर्स थिंक, जो प्रोसेस होता है, राइट। तो थ्रू द एनईपी द गोल इज दैट ग्रेड 6 से ग्रेड 10 तक एंड बियॉन्ड दैट जो बच्चे हैं, वो एक्सपोज हो जाए टू कोडिंग, टू कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ताकि उनकी जो माइंडसेट है वो दे बिकम बेटर एट लॉजिक, नंबर वन, दे बिकम बेटर एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स।
और ये इसलिए नहीं है ताकि उनको जॉब मिले, राइट, ये इसलिए है ताकि वो दे आर स्मार्ट, दे सॉल्व प्रॉब्लम्स, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी वो अच्छे से नेविगेट कर पाए। इनफैक्ट अगर कोई बच्चा ग्रेड 5 में है, ये समझना कि उस बच्चे को हम जॉब के लिए ट्रेन करेंगे इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज बाय द टाइम वो बच्चा ग्रेड 12 और अपनी ग्रेजुएशन फिनिश करता है तब तक जॉब्स ही बदल चुके होंगे, राइट। अगर आप नोटिस करें पिछले 15 या 20 साल में जो नेचर ऑफ जॉब्स है काफी बदल चुका है, राइट। आपके आसपास ही आपने देखा होगा डेटा एंट्री का रोल रहता था, टाइपराइटर्स रहते थे, राइट, नेट कैफेज में। तो अभी वो रोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने ऑटोमेट कर दिया उनको, सॉफ्टवेयर अब खुद से ही करते हैं, है ना। तो नए नए जो जॉब्स हैं वो भी आउटडेटेड हो रहे हैं। तो अभी एक बच्चे को क्या पढ़ाया जाए ताकि वो आगे जाके फ्यूचर प्रूफ हो, ताकि आगे जाके कोई भी टेक्नोलॉजी आए, आगे जाके कोई भी लैंग्वेज आ जाए, आगे जाके कोई भी अलग जॉब आ जाए, उस बच्चे के पास वो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो बेसिक लॉजिक हो। और ये जो एज ग्रुप है ग्रेड 6 से 10 तक का, ये बहुत ही परफेक्ट एज ग्रुप है टू एंश्योर दैट एक बच्चा इन चीजों को समझे, एक बच्चा उन चीजों को अडॉप्ट कर ले। So this is the intention that the NEP has, not necessarily that हर एक बच्चा एक इंजीनियर बनेगा, राइट, चाहे कोई भी रोल हो, ये चीजें बच्चों के लिए फंडामेंटल है और एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज को मैं फिर से थोड़ा इसके बारे में हम बहुत ज्यादा बात करते हैं क्योंकि मिसकंसेप्शंस रहती हैं कोडिंग के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट डेवलप करता है बच्चे में। और ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है ये बच्चे के रोजमर्रा जिंदगी में भी काम आता है, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, कश्मीर का जो माइंडसेट रहता है, काफी इमोशनल रहते हैं हम लोग, राइट। कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है हम एक इमोशनल इम्पल्सिव रिस्पॉन्स देते हैं। सो मान लीजिए एक 20 साल का बच्चा है और वो बाइक चला रहा है और बाइक का टायर का पंक्चर हो गया, राइट। द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज एंगर, द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज फियर, राइट। वॉट शुड हैपन इज उस टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम आ गई, आप लॉजिकली उस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करो। अच्छा, टायर शायद पंक्चर हुआ, तो अब क्या करें, राइट। मेरे आसपास कोई टायर शॉप है क्या, राइट। क्या मैं किसी को फोन करूं, राइट, क्या मैं गूगल पे सर्च करूं, तो मैं क्या अप्रोचेस फॉलो करूं। तो ये जो रैशनल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग का माइंडसेट है बहुत जरूरी है, स्पेशली आज के जमाने में। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज द वे कंप्यूटर्स थिंक, इट्स द वे प्रॉब्लम को तोड़ा जाए, प्रॉब्लम को हम कैसे समझें, ये उसकी प्रोसेस है। तीसरी चीज क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन। आप नोटिस करें कि बच्चे आजकल, काफी बच्चे टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कॉन्फिडेंटली, राइट। हमें लगता है बच्चे ने हमारा वाईफाई कनेक्ट कर लिया तो उसको टेक्नोलॉजी की बहुत समझ है। बट बात वो नहीं है, बात ये है कि टेक्नोलॉजी कैसे चलती है, राइट। क्या बच्चे को पता है उसके अंदर क्या हो रहा है, राइट। टेक्नोलॉजी जो है इसको सिर्फ कंज्यूम ही नहीं करना, सिर्फ वीडियोस ही नहीं देखने, सिर्फ यूट्यूब ही नहीं देखना, हमें ये समझना है कि टेक्नोलॉजी के साथ क्या क्या कर सकते हैं। और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए यूज करने के लिए, एक्सप्रेशन के लिए यूज करने के लिए, नॉट जस्ट प्लेइंग और कंज्यूमिंग कंटेंट। अनदर पॉइंट इज डिजिटल सिटीजनशिप। डिजिटल सिटीजनशिप का क्या मतलब है? हम तो सिविक्स में we talk about what does it mean to be a good citizen, right? तो डिजिटल सिटीजन का मतलब क्या है? अभी टेक्नोलॉजी इस लेवल पे आ गई है कि ये हमारी बॉडी का पार्ट बन गया है, राइट। अगर मैं आप सबसे पूछ लूं कि 6 घंटे के लिए अपना फोन दूर रखें, राइट, एक अजीब ही रिएक्शन हो जाएगी आपकी बॉडी में, राइट। सो इंटीग्रेट हो गई है टेक्नोलॉजी हमारे बिहेवियर में, हमारे एक्शंस में। अब चूंकि ये इंटीग्रेट हो गई है, हमें समझना पड़ेगा कि इसको कैसे यूज करें, कैसे इफेक्टिवली यूज करें। साइबर एडिक्शन इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट। बट क्या हम समझते हैं वो क्यों हुआ है? क्या हम समझते हैं कि बच्चों को कैसे इंटरनेट यूज करवाना है, कैसे डिजिटली सेफ रहना है, राइट। तो ये सब चीजें बेसिकली कोडिंग और कंप्यूटर साइंस के दायरे में ही ये सब चीजें आती हैं, और इन सब को समझना बहुत जरूरी है और बच्चों तक पहुंचाना भी काफी जरूरी है। बिकॉज जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी चल रही है, इट इज रियली रियली फास्ट, एंड ensuring एट ए यंग एज दे अंडरस्टैंड कि कैसे चलती है, क्या होता है टेक्नोलॉजी।
उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, राइट। पहले फॉर द पास्ट 10, 20, 30, 40 years मैथ्स को एक फाउंडेशनल सब्जेक्ट माना जाता था, साइंस को एक फाउंडेशनल सब्जेक्ट माना जाता था, इंग्लिश लैंग्वेज को एक फाउंडेशनल सब्जेक्ट माना जाता था, कोडिंग कंप्यूटर साइंस को नहीं माना जाता था। लेकिन काफी ऐसे नेशंस हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने करिकुलम में कंप्यूटर साइंस और कोडिंग को इंटीग्रेट कर लिया है। तो जैसे मैथ्स या साइंस की क्लास होती है, वैसे कोडिंग की भी क्लास होती है उधर पे, राइट। ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। एक और एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ फोटोसिंथेसिस क्या है, राइट। आप फटाक से जवाब दे देंगे, राइट। शायद आप अपने क्लास में पूछे, 10 बच्चे हाथ उठा के बोलेंगे। तो बच्चों को ये तो पता है फोटोसिंथेसिस क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। बट अगर हम बच्चों से पूछे बेटा इंटरनेट कैसे चलता है, क्या आपको पता है इंटरनेट कैसे चलता है? जो गेम आप खेल खेल रहे हो, आई थिंक कुछ, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गेम, पबजी, काफी फेमस गेम है, बच्चे खेलते रहते हैं। अगर हम बच्चों को पूछे ये कैसे चलती है गेम, राइट, आपको क्या लगता है क्या आंसर आएगा बच्चों से? देयर इज अ हाई चांस बच्चों को पता ही नहीं है इसके अंदर क्या है, राइट। जब तक बच्चे को पता नहीं है किसी चीज के अंदर क्या है, वो क्यों है, वो कैसे चलती है, तब तक उसको उसकी समझ नहीं आएगी और उसको सिर्फ कंज्यूम करता जाएगा। जैसे ही बच्चे की समझ बढ़ जाएगी कि ये चीज क्या है, वो उसके अंदर घुसना चालू कर देगा और उसको यूज करना कम कर देगा और उसको समझना ज्यादा कर देगा, राइट। सो कंप्यूटर साइंस और कोडिंग बहुत फाउंडेशनल साइंस है। इट इज नॉट एन ऑल्टरनेट सब्जेक्ट। और आगे जाके एज वी मूव अहेड, राइट, एवरी नेशनल पॉलिसी टेक्स इट्स ओन टाइम। एक पॉलिसी को ऑलरेडी 2 साल हो गए पॉलिसी ड्राफ्ट को रिलीज किए हुए। एक पॉलिसी ग्राउंड तक पहुंचे, हर एक बच्चे तक पहुंचे, हर एक जर्रे जर्रे में पहुंचे, गांव शहर हर एक जगह तक पहुंचे, काफी टाइम लगता है, राइट। एक लंबा सा प्रोसेस है। तो वी कैन नॉट वेट फॉर 10 years। जब तक वो बच्चा 10वीं 12वीं पास कर भी लिया होगा और उस बच्चे ने कभी कंप्यूटर यूज भी नहीं किया होगा, राइट, उसने अगर डिग्री कर भी ली, आगे जाके उसको कंप्यूटर यूज ही नहीं करना आता, राइट, ही और शी विल नॉट गेट एम्प्लॉयड। वो अपने काम खुद से भी नहीं कर सकता है, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस होल idea of coding computer science is important. It is important that kids understand how technology works. तो ये तो थोड़ा थ्योरी और वाई ऑफ कोडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कोडिंग की बात थी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है कोडिंग, कैसा दिखता है, क्या क्या एग्जाम्पल्स है कोडिंग के, राइट। जनरली जब हमारे दिमाग में कोडिंग आता है तो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन दिखती है और कुछ नंबर्स दिखते हैं, राइट। तो मैं आपको एक डिफरेंट सी कुछ अलग सी एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा जो शायद आपको इंस्पायर करे और ये भी बताए कि कोडिंग क्या क्या है। इससे पहले एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगा। पिछले 10 to 15 years में, 10 से 15 साल में, जितने कंपनीज सक्सेसफुल हुए हैं, और एक टर्म होता है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न मतलब एक कंपनी जिसका रेवेन्यू वैल्यूएशन $1 बिलियन है, 75,000 करोड़। तो इसका एक स्टडी किया गया और पाया गया कि 2021 में 44 यूनिकॉर्न्स थे, ऐसी बड़ी कंपनीज थी, राइट। और एक ही साल में उसका नंबर 88 हो गया। और पता चला कि ये जो सब 88 थी, इसमें से 90% जो कंपनीज थी वो टेक्नोलॉजी कंपनीज थी, राइट। पहले जो हमारी इंडस्ट्रीज थी मैन्युफैक्चरिंग की, टेक्सटाइल की, अलग अलग इंडस्ट्रीज थी, काफी एक टाइम फ्रेम लगता था उन इंडस्ट्रीज को बड़ा होने में, राइट। आजकल एक टेक्नोलॉजी कंपनी 2-3 साल में 50,000 एम्प्लॉयज तक के जॉब्स जनरेट करती है, राइट। सो दैट शोज अस कि हाउ फास्ट द वर्ल्ड इज मूविंग, राइट, हाउ फास्ट टेक्नोलॉजी इज शेपिंग एवरीथिंग। एंड इन फैक्ट इंडिया में अभी देर आर 88 यूनिकॉर्न्स, राइट। आई थिंक if you look at the data from 2002, I think there were less than 8 or 10 unicorns, right? So if you see the shift, कितने कंपनीज इस स्केल पे पहुंचे हैं,
टेक्नोलॉजी की वजह से पहुंचे हैं, राइट। और ये सिर्फ कंपनीज का ही नहीं है, राइट, इंडस्ट्री का ही नहीं है। टेक्नोलॉजी ने काफी जरिए दिए हैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट के, राइट। यूट्यूब पे लोग कंटेंट बनाते हैं, दे अर्न कंटेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं लोग, वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे काफी अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों के लिए, ताकि वो दे कैन अर्न इनकम, दे कैन अर्न मनी, राइट। तो चूंकि हम इस दुनिया में हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट हम ये समझें और हम ये बच्चों को समझाएं कि ये क्या है, ये कैसे चलती है, राइट। तो आई विल शेयर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ, हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन से मैं कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करूंगा आपके साथ। आप जो पिक्चर देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये महाराष्ट्र के एक रूरल एरिया में टीचर हैं। इनका नाम यशोदा मुंडे जी हैं। इफ यू नोटिस दैट ये पिक्चर जो है कोविड के फर्स्ट वेव के टाइम पे ली गई थी, राइट। और इनके एरिया में शी वॉज टीचिंग 100 स्टूडेंट्स, 100 में से 8 या 9 बच्चों के पास सेलफोन्स थे। तो व्हाट द टीचर डिसाइडेड टू डू इज, अपने किचन को उन्होंने एक कंप्यूटर लैब बना दी बिना बोले, बिकॉज उनको लगा कि बच्चे छूट रहे हैं, राइट। तो अगर आप उनके किचन में देखें, सो देयर इज अ मॉनिटर, साइड में एक छोटा सा कंप्यूटर है जिसको रास्पबेरी पाई बोलते हैं, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। और अगर आप देखेंगे, एक बच्चे ने मास्क भी नहीं, मतलब हाथ पे थैली पहनी है, राइट। तो नोइंग दैट सिस्टम में ऐसे टीचर हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा करते हैं, जो बच्चों के लिए अपने घर पे जाके पढ़ाते हैं, और काफी आप में से भी काफी टीचर्स ने कम्युनिटी क्लासेस ली होंगी, राइट, ताकि बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में समझाए। एक और एग्जाम्पल है, इस बच्चे का नाम मुशाहिद है। ये एक गवर्नमेंट स्कूल, बॉम्बे के एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। गूगल कंपनी का सबने तो नाम सुना ही होगा, राइट। तो गूगल एक एनुअल कंपटीशन करती है जिसका नाम है कोड टू लर्न कॉन्टेस्ट, राइट। एक काफी बड़ा इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, और हर साल उसमें बच्चे अपने प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, और वो सिलेक्ट करते हैं टॉप प्रोजेक्ट्स को, जो सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं। पहली बार एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा फाइनलिस्ट तक पहुंचा। सो मुशाहिद मेड इट एज अ फाइनलिस्ट इन द कोड टू लर्न कॉन्टेस्ट बाय गूगल। तो अभी तक का अगर आप डेटा देखें, जो बाकी फाइनलिस्ट थे, धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, सब इंटरनेशनल स्कूल से बाकी बच्चे थे, राइट। और ये गवर्नमेंट स्कूल का एक बच्चा जिसके घर पे कंप्यूटर भी नहीं था, जिसके घर पे दो दो भाई हैं और एक फोन ही है उनके पेरेंट के पास, उसी फोन के जरिए उसने सीखा, उसने मेहनत की और अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया, और वो फाइनलिस्ट तक पहुंचा, राइट। तो बहुत बड़ी बात है, राइट। ग्राउंड से ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरीज हम दिन भर सुनते रहते हैं। तो बिल्कुल पोटेंशियल है ग्राउंड पे। हमें ऐसा लगता है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे समझेंगे नहीं। बच्चे काफी इंटेलिजेंट हैं और तेज हैं, और जब उन तक आप नई नई चीजें लेके आ जाओगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि क्या क्या पोटेंशियल है, राइट। पर्सनली हमारा ये भी गोल है कश्मीर में कि एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम JNK represent a national or an international platform by the end of this year. It is important ताकि बाकी बच्चे भी इंस्पायर हो जाए और देखें कि दैट इट्स पॉसिबल। मुशाहिद को एक स्कॉलरशिप भी मिलेगी टू सपोर्ट फॉर हिज फ्यूचर स्टडीज, राइट। सो इन अ वे एक छोटी सी एक टेक्नोलॉजी की वजह से उसका करियर पाथ बन गया, राइट। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये बच्ची मीरत, ये सोपोर से है जहाँ से मैं ओरिजिनली बिलोंग करता हूँ। सो फिनलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, 100, और उनका एक कलेक्टिव रहता है। वो वर्ल्ड वाइड बच्चों को ढूंढते हैं, राइट, जो बच्चे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, जिन बच्चों का एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होता है। तो हमारे पाईजान से 4 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से एक बच्ची मीरत भी थी, सोपोर से है ये बच्ची। और मीरत ने बेसिकली एक शी मेड अ
शी मेड अ वेबसाइट ड्यूरिंग कोविड। खुद से उसने एक वेबसाइट बनाई जिसपे उसने इंफॉर्मेशन डाली थी कि हॉस्पिटल्स कहाँ कहाँ पे है, हेल्पलाइंस कहाँ कहाँ पे है, मेडिसिन कहाँ कहाँ पे, और खुद से इस बच्चे ने एक बेसिक सी वेबसाइट बनाई थी, राइट। तो एक बच्चे का ये सोचना कि मैं टेक्नोलॉजी को यूज करके सोसाइटी को बेनिफिट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ इज अ बिग थिंग, राइट। अजमत एक और स्टूडेंट है, ये भी सोपोर से है, राइट। इनका भी एक प्रोजेक्ट था जो यूके का एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है, उसमें इनको इनवाइट किया गया, राइट। और इन बच्चों ने कभी कंप्यूटर्स यूज भी नहीं किए थे कोविड से पहले, राइट। तो ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को सालों साल लगते हैं इसको समझने में। ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। वैसे तो लिखा है ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसर। तो there is a student, his name is Shankar. So basically during COVID, what we realized was जो भी automated sanitizers हैं, right, काफी महंगे हैं। The minimum was 13-1400 रुपीज का एक ऑटोमेटेड सैनिटाइजर बनता था। तो इन बच्चों ने क्या किया, जो 20 लीटर की रिसाइकल्ड पानी की बॉटल होती है, राइट, जो 20 लीटर का कैन होता है, उसका नीचे का जो पार्ट है, उन्होंने उसको रिसाइकल करके एक ऑटोमेटेड सैनिटाइजर बना दिया बेसिकली। उसमें एक छोटा सा कंप्यूटर, रास्पबेरी पाई और कुछ सेंसर्स लगा लिए, डिस्टेंस सेंसर। तो जैसे ही आप इसके सामने अपना हाथ लेके जाएंगे तो वो बेसिकली सैनिटाइजर को डिस्पेंस करेगा। तो इस टोटल डिवाइस की कॉस्ट आप गेस कर लीजिए, एनी एनी गेसेस, अपने मन में गेस लगा लीजिए। ये जो डिवाइस थी ये 350 रुपए में उस बच्चे ने बना ली, 350 रुपीज। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इन द मार्केट इज 1200 रुपीज, राइट। तो फिर हमने मिलजुट के 12 ऐसे ऑटोमेटेड सैनिटाइजर्स बनाए। खुद से स्टूडेंट्स ने ये प्रोजेक्ट्स बनाए और हमने अलग अलग जगह पे इनको इंस्टॉल किया, कुछ पुलिस स्टेशंस में रख दिए, कुछ रेलवे स्टेशंस में रख दिए। अब आइडिया ये नहीं है कि बच्चे ने कुछ प्रोडक्ट बना लिया, बच्चे ने कुछ इन्वेंशन कर ली, राइट। आइडिया ये है कि बच्चे ने एक सोशल प्रॉब्लम को ढूंढा और टेक्नोलॉजी के जरिए उसका कोई सोल्यूशन निकाला, और कोशिश की उसको सोल्यूशन निकालने की बहुत क्रिएटिव तरीके से, और लो कॉस्ट से एक सोल्यूशन जनरेट किया उस बच्चे ने। एक और एग्जांपल लूंगा मैं। आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू विद सम ऑफ दीज एग्जांपल्स। सो आप जो देख रहे हैं ये 3 स्टूडेंट्स, ये भी एक गवर्नमेंट स्कूल से हैं पुणे में। इनके स्कूल के बाहर काफी पॉट होल्स हैं, खड्डे जिनको बोलते हैं। तो इन्होंने सोचा कि क्या हम किसी भी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो पहले जब उन्होंने आइडियाज डिस्कस किए तो ये सोचा कि किसी को वी विल कंप्लेन टू द म्युनिसिपल अथॉरिटीज और उसका लेवलिंग कर देंगे, राइट। उन्होंने वो किया, वो नहीं हुआ। फिर सोचा कि खुद से करेंगे, राइट। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर किड्स टू फिक्स अ रोड। बच्चे एक रोड को कैसे फिक्स करें। तो फिर अपने टीचर के साथ उन्होंने थोड़ा डिस्कशंस किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, और दे केम अप विद द प्लान। एंड द आइडिया वाज, जहां पे भी सड़क पे पॉट होल्स या खड्डे हैं उनका लोकेशन मैप कर दिया जाएगा। तो अगर आप गूगल मैप्स, जो कि एक बहुत कॉमन ऐप है गूगल की, गूगल मैप्स पे अगर आप देखोगे, आप किसी जगह भी खड़े होगे तो वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स बता देगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो उन्होंने हर एक पॉट होल का एक्स वाई कोऑर्डिनेट नोट डाउन कर लिया। तो ऐसे करके उन्होंने 200-300 पॉट होल्स के कोऑर्डिनेट्स नोट डाउन कर लिए। तो उनको ये पता चल गया कि कौन सी लोकेशन पे पॉट होल है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इन पॉट होल्स को डिवाइड भी किया। मैं पुणे की एग्जांपल दे देता हूँ आपको। पुणे में बारिश बहुत ज्यादा होती है और बारिश में कभी पॉट होल छुप जाता है। तो काफी ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जब जब एक ड्राइवर चलता है और पॉट होल दिखता नहीं नीचे, एंड दैट लीड्स टू लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स, राइट। काफी कॉमन है और देखने को मिलता है। तो इन्होंने उन पॉट होल्स को कैटेगराइज किया कि ये पॉट होल सीवियर है, डेंजरस है, ये पॉट होल कम सीवियर है, डेंजरस है, ये पॉट होल बिल्कुल डेंजरस नहीं है बट इसको रिपेयर चाहिए, राइट। तो उन्होंने कैटेगरीज बनाई इसकी और लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये पूरा डेटा दे दिया, राइट। एंड द अथॉरिटी सेड दैट हमारा एक्चुअली टाइम
और एनर्जी काफी बच जाता है जब हमारे पास ऐसा डेटा, ऐसे इंसाइट्स आते हैं, राइट। और ये 8वीं स्कूल के बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, राइट। अब ये जो प्रोजेक्ट है, क्या ये प्रोजेक्ट बड़ा होगा, नहीं होगा, पूरे सिटी में अडॉप्ट होगा, इज अ डिफरेंट मैटर, राइट। व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज अगेन कि इन बच्चों ने एक प्रॉब्लम को समझा, इन्होंने सोचा क्या हम टेक्नोलॉजी को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और ये सब जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये सब बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, राइट। तो ऐसे हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स आर देयर जहाँ पे यू विल बी इंस्पायर्ड बाय व्हाट किड्स कैन डू, राइट। एज टीचर्स अगर हम थोड़ी कोशिश करें, थोड़ी भी कोशिश करें कि इन टीचर्स तक, इन बच्चों तक हम पहुंचाए कि ये चीजें, ये टेक्नोलॉजी है, इसको ऐसे यूज कर सकते हो आप, इससे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, राइट। अगर एज ए टीचर आप टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट भी ना हो, राइट, बच्चे खुद से रिसर्च करके, खुद से इंफॉर्मेशन निकाल के कुछ ना कुछ करेंगे। और अगर कोई चीज बनती भी नहीं है, एटलीस्ट उस प्रोसेस में वो काफी कुछ चीजें सीखेंगे, राइट। तो यही है बेसिकली कोडिंग का आउटकम। कोडिंग का आउटकम ये नहीं है कि बच्चा इंजीनियर बन जाए, है ना, बच्चों को एक बहुत बड़ी जॉब मिल जाए, बच्चा एक फेसबुक जैसी कंपनी चालू कर दे। कोडिंग का आउटकम ये है ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लॉजिकल थिंकर्स बने, वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने, वो अपने कम्युनिटी के आसपास, अपने माहौल, घर के आसपास जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में रैशनली सोचें, राइट। और टेक्नोलॉजी का यूज करके उनकी सॉल्यूशंस का समाधान ढूंढने की कोशिश करें, राइट। एक और चीज मैं फाइनली कवर करना चाहूंगा। काफी मिसकंसेप्शंस, काफी डर कोडिंग के बारे में है, और जायज है, राइट। अगर कोई टीचर 20 साल से अच्छे से मैथ्स या साइंस पढ़ा रहा है और कोई नया ही सब्जेक्ट आ गया, राइट, तो नेचुरल सी चीज है कि आप थोड़ा रेजिस्टेंट होंगे, ये कहाँ से आ गया, ये क्या चीज है, मैं क्या सिखाऊं, कैसे सिखाऊं, राइट। बट I can assure you that you do not need to be a technical expert to teach kids about coding. और मैं इसके और मैं इसको वैलिडेट भी करूंगा थ्रू सम एग्जांपल्स, राइट। हमने नोटिस किया है कि जब हम ग्रेड 8th 9th के बच्चों के साथ काम करते हैं तो बच्चों को थोड़ी अवेयरनेस होती है, क्योंकि उन्होंने थोड़ी टेक्नोलॉजी यूज की होती है। जब आप ग्रेड 5th 6th के बच्चों के साथ काम करोगे जिन्होंने ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज नहीं की है, एक क्लीन ब्लैंक स्लेट रहता है, उनके दिमाग में कुछ परसेप्शंस नहीं रहते, राइट। तो जो क्रिएटिव आइडियाज वो बच्चे देते हैं, जिस लेवल पे उनकी थिंकिंग की सफाई है, इट इज ब्यूटिफुल, इट इज अमेजिंग, राइट। सो द लेसर यू नो द बेटर इट इज, राइट। हमेशा जो एक्सपर्ट होता है, राइट, वो एक्सपर्ट अपने ही एरिया में सोचता है, वो ज्यादा उसके बियॉन्ड नहीं जाता, राइट। जिस इंसान को कोई चीज के बारे में पता नहीं है वो उसको हर एक एंगल से देखेगा, राइट। वो भले ही एक्सपर्ट ना हो, राइट, वो अपना ओपिनियन रख सकता है, राइट। तो उसी से काफी नए क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, काफी अप्रोचेस आते हैं। इनफैक्ट हमारे काफी ऐसे टीचर हैं हु आर 55 ईयर ओल्ड, 60 ईयर ओल्ड, 62 ईयर ओल्ड, जिन्होंने कभी टेक्नोलॉजी यूज नहीं की थी, एंड विद इन 3 or 4 months, राइट, विद करेज दे ट्राइड इट, राइट, एंड दे वर सरप्राइज्ड कि ये कौन सी बड़ी चीज है, राइट। अगर हमने बच्चों को मैथ, साइंस, इंग्लिश इतने सालों तक पढ़ाया है, ये तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो एज टीचर्स, एज एजुकेटर्स, ऐसा बिल्कुल ना समझें कि ये एक ऐसी चीज है जो मेरे लिए नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिसका आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, राइट। फिर आप खुद से डिसाइड करें। और इसको पढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं, बहुत सिंपल तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए या बच्चों को टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, राइट। सो दैट इज अ मिथ, ये एक फियर है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको दूर करने की जरूरत है। इनफैक्ट हमारे ही नेटवर्क में से, JKKN में से काफी ऐसे टीचर्स थे who were first introduced to coding, right, and now gradually थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है और काफी अमेजिंग चीजें कर रहे हैं, राइट। तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि उनके एक्सपीरियंसेस कैसे थे, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि उनके एक्सपीरियंसेस कैसे थे, राइट। तो इसमें थोड़ा एक दूसरे को मोटिवेट करना, पुश करना बहुत जरूरी है। जब तक आप कोई चीज को ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा, राइट।
दूसरा मिसकंसेप्शन, दूसरा मिथ या दूसरा चैलेंज या गलतफहमी जो रहती है कि बच्चा कोडिंग सीख के कुछ ऐप बना लेगा या बच्चा कोडिंग सीख के फेसबुक बना लेगा, राइट। तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए बच्चे से। बच्चा कोडिंग सीखेगा ताकि वो लॉजिक सीखे, ताकि वो कुछ बनाए, वो कुछ इंटरेस्टिंग बनाए, वो कोई ड्राइंग बनाए, एनिमेशन बनाए, मैथ्स का प्रोजेक्ट बनाए, साइंस का प्रोजेक्ट बनाए, इंग्लिश का प्रोजेक्ट बनाए, राइट। वही बहुत बड़ी चीजें हैं। हमें ग्रेड 6 के बच्चे को इंजीनियर नहीं बनाना, हमें ग्रेड 6 के बच्चे को क्रिएटर बनाना है, राइट। तो ये कॉमन मिसकंसेप्शंस रहती हैं जिनसे हमें दूर रहना है और डरना नहीं है। और जो भी हमारे ग्रुप में अभी जुड़े हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार एटलीस्ट ट्राई करें इसको। और अगर आपसे नहीं होता तो आप सपोर्ट ले सकते हैं, राइट। यू कैन डिसाइड योरसेल्फ एंड सी कि इसमें कितने पॉसिबिलिटीज हैं और ये कितनी अमेजिंग चीज है और इसका कितना फायदा है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था। एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगा। हमारा एक नेशन वाइड मूवमेंट हो रहा है जिसको कोड मेला हम बोल रहे हैं। तो बेसिकली द आइडिया इज, जो भी टीचर, जो भी स्टूडेंट जिसने कभी भी कोडिंग नहीं सीखी, वो 1 घंटे हमारे साथ जुड़ सकता है। हम सेशंस करेंगे इसके बारे में और आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। 31st को हम सोच रहे हैं वो सेशन रखें इसके ऊपर। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि अगर हमने कभी भी कोडिंग नहीं सीखी बट हम समझना चाहते हैं क्या है, चलिए पढ़ाना नहीं, समझना चाहते हैं कि कोडिंग की शुरुआत कैसे करें, बच्चे कैसे शुरुआत करें, राइट। तो ये एक फ्री नेशन वाइड मूवमेंट है और हम इसमें सेशंस कर रहे हैं टीचर्स के साथ, 1-1 घंटे का बच्चों के साथ, और ये सब फ्री सेशंस हैं। एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू इन दिस जर्नी, राइट। द गोल इज नॉट दैट आप सब कोडिंग पढ़ाओगे, द गोल इज आप सब एटलीस्ट ट्राई करेंगे कोडिंग को समझने में कि ये क्या चीज है। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। एंड चूंकि मैंने ऑलरेडी लेट चालू किया था, आई वॉन्ट टू लीव द लास्ट 5-10 minutes फॉर क्वेश्चंस। आई एम श्योर आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चंस होंगे। तभी मजा आएगा जब आपके थॉट्स सुनने को मिलेंगे। सो प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस। हैप्पी टू टेक एंड आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। If anybody wants to ask any question, please raise your hand. Excuse me, sir. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Sir, this is very interactive and impressive session and very effective. ये बच्चों के लिए बहुत ही fruitful हो सकता है अगर हम इस वे में वर्क करें तो। सर, मुझे मतलब इस सेशन को सुनने के बाद लग रहा है कि we should create certain kind of e-content in the form of app also. In fact, we can create. Sir, there should be ना easy steps like बहुत easy steps होने चाहिए जिसको ईच एंड एवरी, चाहे वो एक्सपर्ट है चाहे नहीं है, उनको फॉलो करके एटलीस्ट जैसे बच्चों के लिए हम लेसन प्लान करते हैं, डेली हमने बच्चों की क्लास लेने के लिए कुछ ना कुछ प्रिपेयर करना होता है, चाहे वो टीएलएम की फॉर्म में हो, तो इसको भी हमें एज ए कि टीएलएम ही ले सकते हैं। जैसे कुछ भी ऐप बच्चों के लिए बनाएं ताकि वो इजीली हमारे जो टॉपिक है उसको हम इतना इजी वे में, कुछ भी जैसे मैथ्स का टॉपिक है उसको ऐप के थ्रू बच्चों को समझाए, या किसी भी को देख के रिवाइज भी कर सकता है और उसको अंडरस्टैंड भी कर सकता है। सो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे गाइडलाइंस, कुछ इजी स्टेप्स होने चाहिए। और वेरी फर्स्ट सर हमें उसके लिए क्या करना है, सर आप वो बता दीजिए। बिल्कुल, थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। और बिल्कुल काफी टीचर्स इसको यूज कर रहे हैं एज टीएलएम, राइट। जैसे मैथ्स में कोई कॉन्सेप्ट है और हमें सिर्फ बोर्ड पे नहीं दिखाना, हमें एनिमेशन भी दिखानी है बच्चों को, राइट। तो काफी इंटरेक्टिव हो जाता है उससे। तो ये उसके लिए भी काफी इफेक्टिव टूल है। काफी टीचर्स
बहुत ही हाई क्वालिटी TLMs बनाते हैं इसमें, और बिल्कुल आप कर सकते हो। इनफैक्ट हमने एक ओपन ऐप लॉन्च किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप, जहाँ पे बच्चे और टीचर्स खुद से सीख सकते हैं इसको और क्रिएट कर सकते हैं, उसमें प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। इस ऐप का नाम कोड मित्रा है। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो आपको ये ऐप मिल जाएगी। दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप एंड द होल आइडिया इज कि एवरीबडी शुड हैव अ चांस टू यूज और एक्सेस दिस, राइट। एक और चीज है, हम लोग जो कोड मेला का इनिशिएटिव मैंने आपको बताया, तो जो टीचर्स इंटरेस्टेड हैं समझने के लिए कि ये क्या है, कोडिंग क्या है, कोडिंग की शुरुआत कैसे करें, मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, क्या टूल्स चाहिए होंगे, क्लासरूम में क्या करना होगा, वो लेसन क्या होगा, उसके लिए भी हम सेशन करेंगे। तो मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा मैम आपके साथ, और आप उस पर डिटेल्स ऐड कर दीजिए, और हम लोग एक सेशन कर सकते हैं आपके साथ जिसमें आपको समझा सकते हैं। ऑल्सो हमारे JKKN के 50 टीचर्स हैं who are doing amazing work in coding, right? तो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी ऐसे टीचर हैं जो इसको समझ रहे हैं, जो थोड़ा आगे लेवल तक भी पहुंच गए हैं, राइट। तो हमारे नेटवर्क में भी ऐसे टीचर हैं जिनसे हम थोड़ा, आई एम श्योर द JKKN टीम विल मेक श्योर कि ये आगे भी बढ़े, बाकी टीचर्स तक भी पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि इसको ऐप पे यूज करें, बिल्कुल ऐप फॉर्मेट पे यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक सेशन हो, एक बेसिक इंट्रोडक्टरी सेशन हो, हम वो भी सेटअप कर सकते हैं। आई विल शेयर द लिंक फॉर दैट, यू कैन साइन अप एंड वी विल बी हैप्पी टू डू अ सेशन। Anybody else? अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज हैंड रेज करिए। मनवीर जी, यहाँ से हैंड रेज किया हुआ है 2 बंदों ने। हाँ, यस। आई थिंक चन्नबल बारामूला से हैं, वो प्लीज उनको आप अनम्यूट कर दें। Good afternoon, sir. So, am I audible? Yes, I can hear you. Yes. Sir, this was an interactive session, and it's been good to know that we can go ahead with the coding. As you mentioned, that there would be a link sent to us that we can sign up. I have a request on behalf of other schools. So there should be a proper mechanism where we can go ahead and we can learn the coding as a teacher, and so that we can impart the same information and the education to our kids, school kids. So, and there should be a uniformity and a proper, I could say, interactive sessions where we can go ahead and we can learn as an educators, and then we can impart it to the following students. Absolutely. Sorry, आपका नाम मैं सुन नहीं पाया। Sir, my name is Irfan Ahmed Zargar. I'm from GHS Channel, Singhpura Patan, and from district Baramulla. थैंक यू, शुक्रिया इरफान जी। आई एग्री, एक सिस्टमिक प्रोसेस होना चाहिए जिससे आप भी समझे और आपको ये भी पता चले कि आगे जाके हम इसको कैसे बच्चे तक पहुंचाए, राइट। सो कुछ टीचर्स के साथ हमने पायलट बेसिस पे ये प्रोग्राम चालू किया है, और दीज आर फ्रैंकली अमेजिंग टीचर्स, राइट। हमारे नेटवर्क में से ही हैं ये टीचर्स हैं, और ये टीचर्स भी हमें हेल्प कर सकते हैं, राइट। सो फ्रॉम आवर साइड वी कैन डू अ सेशन, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाए कि कैसे पढ़ाएं, या अगर लेसन प्लान है या कुछ मटेरियल चाहिए आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। इनफैक्ट जो नॉलेज नेटवर्क है उन्होंने हर एक ट्रेनिंग सेशन की रिकॉर्डिंग्स भी सेव करके रखी है, सो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। जो ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं, यू कैन रेफर टू दोज आल्सो। सो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके we can quickly get started and start working on this. All right, sir. Thank you, sir. Thank you.
So I think और कोई क्वेश्चन बचा नहीं है अभी, किसी ने हैंड रेज नहीं किया है. Okay. Once again, on behalf of JK Knowledge Network Smagra, मैं थैंक्स करता हूँ शोएब डार जी का फ्रॉम पाइजैम फाउंडेशन से हैं. मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सबको कि हमने ऑलरेडी एक पायलट बेस पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है जो कि अक्रॉस यूटी चल रहा है अभी. वहाँ पे सिलेक्टेड जो मास्टर ट्रेनर्स हम लोग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और आफ्टर दिस ट्रेनिंग वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करेंगे. इवन स्टूडेंट्स का भी चल रहा है हमारा, वो भी पायलट बेस पे हर एक डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट्स लिए हुए हैं हमने, वो सीख रहे हैं. अच्छा रिस्पांस वहाँ पे आ रहा है, एक अमेजिंग रिस्पांस आ रहा है वहाँ से. और इन फ्यूचर जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं वो इसको एक्सपेंड करेंगे, अदर टीचर्स को भी ट्रेनिंग देंगे. सो वी विल वर्क ऑन दिस ऑल्सो. जैसे ही ये सेशन जहाँ पे कंप्लीट होते हैं उसके बाद वो स्ट्रेटेजी न्यू सेशन में बन जाएगी, सारा वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा. तो मेरे ख्याल से अभी जो क्वेश्चंस इन्होंने रेज किए उन सबके आंसर मिल गए होंगे सबको. और मैं एक बार फिर से थैंक्स करूंगा शोएब जी का कि जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को हाईलाइट किया. बिकॉज आने वाले टाइम में जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है हमारा, इसके अंदर भी वोकेशनल और कोडिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है. सो इट्स द नीड ऑफ आवर कि हम लोग जितना जल्दी इस चीज को गेन कर जाएं और जितना जल्दी इस चीज को इम्प्लीमेंट करें उतना ही हमारे लिए और जो बच्चे जो हमारे हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा. एंड विद दिस वर्ड्स आई एम गोइंग टू वाइंड अप द सेशन. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू शोएब जी. Thank you so much. Thank you everyone. Have a good day.